नमस्ते दोस्तों, नर्सेस गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सौरभ और आज हम देखने वाले हैं इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में देखा था। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन करके रखिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो ये चैनल में अपलोड करूँगा तो ज़रूर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में। तो जो इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था कि रिजर्वायर से होस्ट की तरफ इन्फेक्शन जाने के लिए कोई माध्यम का होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो ट्रांसमिशन है वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब जो इन्फेक्टिव एजेंट है वो माध्यम में सर्वाइव होना चाहिए, यानी ज़िंदा रहना चाहिए, और उसका जो वायरुलेंस है यानी उसका इन्फेक्शन करने की जो कैपेसिटी है वो भी मेंटेन रहनी चाहिए, तभी ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन काम करेगा। तो अब हम देखते हैं कि ये कितने प्रकार के मोड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं इनडायरेक्ट में। तो अब ये इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है इसे हमने दो भागों में डिवाइड किया है। तो उसमें सबसे पहला है इनएनिमेट ट्रांसमिशन। इनएनिमेट यानी ऐसे जो माध्यम है जिसमें कुछ भी जीव नहीं रहता या जीवन नहीं रहता, वो सब हमने इनएनिमेट इस कैटेगरी में रखे हैं। और ऐसे जो माध्यम है जिसमें जीवन रहता है उसे हमने एनिमेट इस कैटेगरी में रखा हुआ है। तो अभी इनएनिमेट का हम सबसे पहला देखते हैं व्हीकल ट्रांसमिशन। अब व्हीकल ट्रांसमिशन हम कब कहते हैं? जब वाटर, फूड, ब्लड और ऑर्गन्स, इनके द्वारा जब भी इन्फेक्शन फैलता है तो उसे हम व्हीकल मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं। वाटर से, पानी से कौन सा इन्फेक्शन फैल सकता है? उसका एग्जांपल है टाइफाइड। फूड बॉर्न इन्फेक्शंस कौन से रह सकते हैं? फूड पॉइजनिंग। ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन ये एक एग्जांपल है। ब्लड से कौन से इन्फेक्शन फैल सकते हैं? HIV, हेपेटाइटिस बी, मलेरिया भी। और ऑर्गन्स में यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है मरीज को? साइटोमेगालोवायरस। तो ये जो है ये हो गया व्हीकल मोड ऑफ ट्रांसमिशन। फिर उसके बाद है फोमाइट। फोमाइट यानी जो भी चीज़ें एक इन्फेक्टेड पेशेंट यूज़ करता है उसके द्वारा जब भी इन्फेक्शन फैलता है तो उसे हम कहते हैं फोमाइट ट्रांसमिशन। अब क्या क्या चीज़ें हो सकती है? पेशेंट जो भी कपड़े पहनता है या जो भी बर्तन यूज़ करता है या बाकी भी बहुत सारे चीज़ें जैसे दाढ़ी का सामान या फिर टूथब्रश, ये सब चीज़ों से जो इन्फेक्शन फैलता है उसे हम कहते हैं फोमाइट ट्रांसमिशन। फिर तीसरा जो है वो है एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, यानी हवा के द्वारा होने वाला जो इन्फेक्शन है उसे कहते हैं एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। पिछली वीडियो में हमने ड्रॉपलेट इन्फेक्शन देखा था। तो एयरबॉर्न में है ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, और दूसरा इसमें प्रकार आता है डस्ट। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई यानी ऐसे छोटे छोटे कण जिनकी साइज 5 माइक्रोमीटर से कम रहती है, वो सारे इन्फेक्शन जो है वो ड्रॉपलेट न्यूक्लिया के अंतर्गत आते हैं। अभी ये जो ड्रॉपलेट न्यूक्लिया है इनकी साइज़ कम होने के कारण इनका वज़न भी कम रहता है, इसलिए ये 6 फीट से ज़्यादा अंतर तक भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है। अब ये ड्रॉपलेट न्यूक्लिया कब कब तैयार होते हैं? तो बड़े बड़े जो ड्रॉप्स रहते हैं उनका जब इवापोरेशन हो जाता है, उसमें का जो पानी है उसकी भाप हो जाती है, तो जो भी कण बच जाते हैं वो बनाते हैं ड्रॉपलेट न्यूक्लिया। उसके बाद जब भी हम नेबुलाइजेशन यूज़ करते हैं तो उसमें से भी ड्रॉपलेट न्यूक्लिया बनते हैं। अब ये जो डस्ट है, हमारा जो हॉस्पिटल है उसका जो फ्लोरिंग रहता है या जो बेड्स रहते हैं या हमारी लिविंग रूम रहती है, उसमें जो भी डस्ट रहती है उसमें बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, ऐसे बहुत सारे इन्फेक्टिव एजेंट रहते हैं। तो जब भी हम साफ़ सफाई करते हैं या बेड मेकिंग करते हैं तो ये जो डस्ट है ये सारी हवा में उड़ के इन्फेक्शन फैला सकती है। तो ये हो गया डस्ट इन्फेक्शन। अभी आते हैं हम एनिमेट मोड ऑफ ट्रांसमिशन की तरफ। अब जो एनिमेट मोड है उसमें आता है वेक्टर ट्रांसमिशन। वेक्टर यानी जो भी छोटे छोटे जीव है
वो जो इन्फेक्शन फैलाते हैं उन्हें सब वेक्टर ट्रांसमिशन कहते हैं। अब ये जो जीव है ये दो प्रकार के रह सकते हैं, जैसे इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, यानी ऐसे जीव जिन्हें रीढ़ की हड्डी नहीं होती वो उन्हें कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स, और ऐसे जो जिन्हें रीढ़ की हड्डी होती है उसे कहते हैं वर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स के एग्जांपल्स है जैसे मॉस्किटो मच्छर, फ्लाइज यानी मक्खियाँ, बहुत सारे एग्जांपल्स है। वर्टिब्रेट्स के एग्जांपल है इन्फेक्शन फैलाने वाले जीव, उसमें आता है माइस यानी चूहा, या फिर बैट्स यानी चमगादड़। तो ये जो सब जीव है, ये जो इन्फेक्शन फैलाते हैं वो सब आते हैं वेक्टर ट्रांसमिशन के अंतर्गत। अब ये जो वेक्टर ट्रांसमिशन है ये दो प्रकार का रहता है, एक तो है मैकेनिकल और दूसरा है बायोलॉजिकल। अब मैकेनिकल ट्रांसमिशन क्या होता है कि ये जो वेक्टर है इनके शरीर में इन्फेक्टिव एजेंट का मल्टीप्लिकेशन या डेवलपमेंट नहीं होता। ये जो इन्फेक्टिव एजेंट है ये मैकेनिकली एक जगह से दूसरी जगह पे फैलते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी मक्खियाँ होती है उनके जो पैर रहते हैं, जब भी वो कोई गंदगी में बैठती है तो उनके पैरों में सब बैक्टीरिया वगैरह लग जाते हैं, और वही मक्खी फिर उड़ के एक हमारे खाने पे आके बैठती है और वही खाना हम खाते हैं। तो इस प्रकार जो इन्फेक्शन फैलता है वो आता है मैकेनिकल ट्रांसमिशन के अंतर्गत। और बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन क्या होता है कि जो जीव है या वेक्टर है उनके शरीर में जो इन्फेक्टिव एजेंट है उसका मल्टीप्लिकेशन होता है या ग्रोथ होती है, और फिर वो आगे जाके जो नॉर्मल आदमी है उसे काटेंगे या फिर उसके द्वारा इन्फेक्शन फैलाएंगे। तो ये जो सब इन्फेक्शन है ये बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन में आते हैं। इसका एग्जांपल है मलेरिया। मलेरिया में जो मच्छर है जो जब एक आधे इन्फेक्टेड पेशेंट को काटता है तो वो उसके जो मलेरिया करने वाले जो प्लाज्मोडियम के जो इन्फेक्टिव एजेंट है वो मच्छर के शरीर में जाते हैं, और वहाँ पे उनका डेवलपमेंट होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, और बाद में ये जो मच्छर है ये फिर एक नॉर्मल आदमी को काट लेता है और इन्फेक्शन इस प्रकार से दूसरे आदमी में फैलाता है। तो ये हो गया वेक्टर ट्रांसमिशन। और सबसे आखिरी इसमें आता है अनक्लीन हैंड्स। हमारे हाथ पर भी बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस या फंगस रह सकते हैं। तो हमारे हाथ के द्वारा जब हम एक आदमी से दूसरे आदमी की तरफ इन्फेक्शन फैलाते हैं तो वो आता है अनक्लीन हैंड्स के अंतर्गत। ये जब भी हम हॉस्पिटल में काम करते हैं तो ये चीज़ हमने बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसी जगह है जहाँ पे हम एक आधे इन्फेक्टेड पेशेंट से एक आधे नॉर्मल पेशेंट की तरफ इन्फेक्शन फैला सकते हैं। हम अगर बारी बारी से हाथ धोते रहेंगे, सैनिटाइज़र या फिर स्टेरिलियम वगैरह ऐसी चीज़ें लगाते रहेंगे तो ये इन्फेक्शन कम हो सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स में फॉरवर्ड कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।